सौतेली माँ और काली गोरी बेटी। विमला अपनी दो बेटी चंचल और नेहा के साथ ही रहती थी। विमला की बेटी नेहा, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसका रंग दूध की तरह सफेद था, बाल और लंबे थे, मोटी मोटी आंखें और छोटा गोल मटोल चेहरा था। दूसरी तरफ विमला की दूसरी बेटी चंचल, जिसका रंग सांवला था। चंचल के नैन नक्श भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिस वजह से विमला चंचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। विमला चंचल की सौतेली माँ थी। चंचल की माँ की मृत्यु उसके जन्म पर ही हो गई थी। इसके बाद चंचल की दादी ने चंचल के पिता का विवाह विमला से करवा दिया था। विमला चंचल की मौसी थी। नेहा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वो घमंडी भी थी। वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं। लेकिन फिर भी विमला नेहा को बहुत प्यार करती थी। हाय मेरी प्यारी बेटी, आज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये गुलाबी फ्रॉक तुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। माँ, जब देखो मुझे नजर लगाती रहती हो। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे नजर मत लगाया करो। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आप जाओ और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। हाँ हाँ बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी अभी नजर उतार देती हूँ। तुझे भूख लगी है? मैं जाकर अभी चंचल को कहती हूँ, वो तेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना देगी। विमला जाकर चंचल से खाना बनाने के लिए कह देती है। उसके बाद चंचल, नेहा और विमला खाना खा रहे होते हैं। तभी विमला अपनी बेटी नेहा से कहती है, मेरी बेटी नेहा के लिए तो घोड़ी पर सवार होकर राजकुमार आएगा और इसे ले जाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, कोई भी राजकुमार तो मुझे देखते ही फिदा हो जाएगा। माँ, लेकिन सब कुछ खूबसूरती ही नहीं होती है। इंसान का मन नेक और दिल साफ होना चाहिए। तू चुप हो जा, तू कुछ नहीं जानती है। आजकल खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। कभी खुद को देखा है? तुझे तो आईना बिना देखे कोई अगर देख ले तो ये सोचने लग जाए कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और वैसे भी आजकल के जमाने में लड़की का सुंदर होना बहुत जरूरी है। जब शक्ल सुंदर होगा तभी तो आने वाला बच्चा भी सुंदर होगा। इसी तरह समय बीत रहा था और एक दिन विमला अपनी बेटी नेहा के लिए बहुत ही खूबसूरत लड़का देख लेती है, जो एक नेता का बेटा होता है। लेकिन विमला अपनी बेटी नेहा की शादी चंचल से पहले नहीं कर सकती थी, क्योंकि चंचल उम्र में नेहा से बड़ी थी। इसलिए चंचल के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन विमला को पड़ोस का आदमी चंचल के लिए रिश्ता बताता है। क्योंकि चंचल बहुत ज्यादा संस्कारी थी, इसलिए गांव के लोग चंचल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, जबकि दूसरी तरफ नेहा को कोई भी पसंद नहीं करता था। नेहा के चाल चलन भी ठीक नहीं थे। वो गांव में सुंदर सुंदर लड़कों के साथ घूमने जाती थी, क्लब रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। चंचल के स्वभाव को देखकर एक हर्ष नाम का लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु हर्ष की माँ को एक खूबसूरत बहू चाहिए थी। शादी के बाद चंचल को हर्ष की माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चंचल की शादी हो जाने के बाद विमला अपनी बेटी नेहा की शादी भी नेता के बेटे धीरज से करवा देती है। लेकिन धीरज अमीर होने के साथ साथ अय्याश लड़का था, जो अपने बाप के पैसे हवा में उड़ाता था। उसे नेहा की जरा भी इज्जत नहीं थी। नेहा, जल्दी इधर आओ और मेरे पैरों से जूते उतारो और मेरे लिए दारू का पैक बनाओ। मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ और आपसे मैंने कितनी बार कहा है, रोज शराब पीकर मत आया करो। बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू। तेरे बाप के पैसों से शराब नहीं पीता हूँ, अपने पैसों से पीता हूँ, समझी? तुमने पैसे कमाना सीखा भी है? जो तुम कह रहे हो जिन पैसों पर तुम अय्याशी करते हो, वो पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं। बहुत बोलने लगी है तू, तुझे अभी बताता हूँ। धीरज और नेहा की शादी के बाद अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी। धीरज को नेहा की जरा भी कदर नहीं थी और नेहा को अपनी खूबसूरती का घमंड चूर चूर होता देख अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके चलते नेहा अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। क्या हुआ बेटी, इतना सारा सामान लेकर आई है? हाँ माँ, अब मैं अपना ससुराल छोड़ कर आई हूँ। मैं उस धीरज के साथ अब एक पल नहीं रह सकती हूँ। बेटी, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तो तेरी शादी नेता के बेटे के साथ इसलिए की थी ताकि तुझे जीवन में कभी पैसों की तकलीफ ना हो, और आज तो उन पैसों को ठोकर मार कर आ गई। माँ, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, आप नहीं समझोगी। धीरज मुझे रोज दारू पी के मारता था, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरी जरा भी कदर नहीं करता था। नेहा अपनी सारी कहानी बताकर अपने घर पर रहने लगती है और विमला नेहा के चलते बहुत सारी परेशानी अपने सर पर ले लेती है।
दूसरी तरफ चंचल अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती है। हर्ष को तो चंचल पसंद थी, लेकिन चंचल की सास चंचल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो चंचल को घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी, ताकि आस पड़ोस के लोग उसे देखकर बुराई ना करे। चंचल, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला, बहुत जोर से सर में दर्द हो रहा है। जी माँ जी, मैं अभी आपके लिए कड़क चाय बना कर लेकर आती हूँ, उसके बाद आपका सर भी दबा देती हूँ। चंचल रसोई घर में जाकर एक कड़क चाय बनाती है और अपनी सास को देती है। उसके बाद वो अपनी सास का सर दबाने लगती है। तभी सास कहने लगती है, सर क्या दबा रही है, मेरा गला दबा दे, गला। तेरी वजह से मैं पड़ोसियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। पता नहीं क्या सोचकर मेरे बेटे हर्ष ने तुझसे शादी कर ली है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ। अपनी बहन को देखा है, कितनी खूबसूरत है, हीरोइन से कम नहीं लगती है, और खुद को देखा है, नौकरानी लगती है, नौकरानी। अपनी माँ को इस तरह चंचल से बात करता हुआ हर्ष सुन लेता है। तभी हर्ष अपनी माँ से कहता है, माँ, आप जानती भी हो आप क्या कह रही हो। आप जिसकी तारीफ कर रही हो वो आज अपना ससुराल छोड़कर मायके में बैठी है, और जिसकी आप बुराई कर रही हो वो घर के सारे काम करती है, आपको एक काम नहीं करने देती है। वो आपको कितना इज्जत और सम्मान देती है। इसकी बहन तो अपने ससुराल वालों से लड़कर आई है। अपने बेटे की ये सारी बात सुनकर उसे थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन तब भी वो अपनी बहू चंचल को बहू की तरह प्यार नहीं देती और हमेशा नेहा की तारीफ ही करती रहती। नेहा स्वभाव की बुरी नहीं है और वो जानबूझकर लड़कर नहीं आई है। नेहा का पति दारू पीता है और वो नशेड़ी है। नेहा को ये पसंद नहीं है, इस वजह से उसने अपने पति को छोड़ दिया है। वो उसे बस एक सबक सिखाना चाहती है। एक बहन की दूसरी बहन से तारीफ सुनकर हर्ष की माँ को अच्छा लगता है। उसे लगता है कि जिससे चंचल को हमेशा नीचा दिखाया गया, चंचल उससे जरा भी नहीं चलती है, बल्कि वो तो उसे सपोर्ट भी करती है। ये देखकर हर्ष की माँ को अच्छा लगता है और एक दिन एक शादी में हर्ष और चंचल और नेहा अपनी माँ के साथ आते हैं। हर्ष को चंचल के साथ खुश देखकर विमला को अच्छा लगता है। मैंने अपनी जिस बेटी का घर बसाने का सपना देखा था वो तो आज घर पर ही है, और जिसके लिए मैंने बुरा सोचा था वो आज अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रही है। मैं गलत थी, मुझे दोनों बेटियों के साथ इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए था। चंचल के लिए एक गरीब परिवार ढूंढकर मुझे लगा कि वो खुश नहीं रहेगी, पर वो कितनी खुश है। विमला को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी बेटी चंचल को गले से लगा लेती है। और शादी में नेहा का पति भी आता है और वो नेहा से माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से वो कभी दारू नहीं पिएगा और पैसे भी कमाएगा। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। नेहा अपने पति के साथ रहने लगती है और चंचल की सास भी चंचल को पसंद करने लगती है। सब कुछ ठीक होता हुआ देखकर विमला भी बहुत खुश होती है। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में रेखा अपनी बेटी खुशी के साथ रहती थी। अभी कुछ समय पहले ही रेखा का पति राकेश एक बस एक्सीडेंट में इस दुनिया से रेखा और अपनी बेटी खुशी को अकेला छोड़कर चला जाता है। रेखा के पति के चले जाने के बाद रेखा जैसे तैसे अपने घर का खर्चा और जिम्मेदारी उठा रही थी। खुशी अपनी 12वीं क्लास पूरी कर चुकी थी, लेकिन घर में आर्थिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से खुशी अपना कॉलेज नहीं कर पाती और घर में अपनी माँ के काम में मदद करवाती। एक दिन की बात है जब खुशी के चाचा खुशी के घर आते हैं। बेटा खुशी, मैं तुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी बहन की कंडीशन इतनी ठीक नहीं कि वो तुझे पढ़ा लिखा सके, और अब जब तेरी 12वीं हो चुकी है तो मेरे मन में तुझे कॉलेज कराने का ख्याल आया। और तुम चाहो तो खुशी बेटा जॉब भी कर सकती हो। शहर में बहुत सारे जॉब ऑप्शन भी मिल जाएंगे और तुम अपनी माँ की आर्थिक मदद भी कर सकोगी। चाचा जी, क्या मैं माँ को यहाँ पर अकेला छोड़कर आपके साथ शहर चलूं? बेटा, तेरी माँ यहाँ पर अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन तू आर्थिक मदद करना चाहे तो तू मेरे साथ शहर चल सकती है। और तुझे पता है शहर में इतनी सारी फैसिलिटीज है कि तुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर तू अपने चाचा के घर रहेगी तो तुझे किस बात की चिंता। रेखा अपनी आर्थिक स्थिति अच्छे से जानती थी, जिस वजह से रेखा अपनी बेटी को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी बेटी को सारी फैसिलिटीज नहीं दे सकती और ना ही इतना खर्चा उठा सकती है। घरों में काम करने के बावजूद उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ा लिखा सके
और काबिल बना सके। इसलिए वो सोच समझकर अपनी बेटी को शहर भेजने का फैसला कर लेती है। रेखा के परमिशन के बाद खुशी अपने चाचा के साथ शहर में उनके घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही उसकी खड़ूस चाची जया उसे मिलती है। अरे वाह वाह, तुम तो अपने भाई के जाने के तुरंत बाद ही इसको घर ले आए। क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा? हमारे खुद के बच्चे हैं और फिर ये हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तुम्हें पता है घर में लड़ाइयाँ होंगी बच्चों के बीच में, और फिर मुझे चिक चिक पसंद नहीं। जाओ, तुम इसे वापस छोड़ कर आओ। अरे जया, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी अपनी बेटी की तरह है। और फिर भाई के चले जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये लोग बहुत परेशान थे और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ये पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब मिल जाएगी, 4 पैसे कमा लेगी तो अपनी माँ की मदद भी कर लेगी। अरे नहीं नहीं, तुम इतने भोले क्यों बन गए? तुम जाओ, इसे वापस छोड़ कर आओ। मैं इसे अपने घर में मुफ्त की रोटियां खाने नहीं दे सकती। और फिर जॉब का क्या पता नहीं कब जाकर इसकी जॉब लगेगी। खुशी जब बहुत छोटी थी तब अपनी चाची के घर गई थी। उसे अपनी चाची के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब जब वो बड़ी होकर अपनी चाची के घर पहुंचती है तो उसे उसकी चाची उसको चैन की सांस तक नहीं लेने देती और हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। बहुत देर सोच विचार करने के बाद उसकी चाची उससे कहती है, तो तुम्हें मेरे हर काम में मदद करनी होगी, जैसे तुम अपनी माँ के काम में मदद करवाती थी। और जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढो और मेरे घर का पीछा छोड़ो। अपनी चाची के घर में रहने की इजाजत मिलने पर खुशी बहुत खुश होती है, लेकिन खुशी अपनी चाची के घर में सारा काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा, झाड़ू आदि काम करती थी। काम निपटाने के बाद खुशी जॉब इंटरव्यू देने जाती है और इंटरव्यू देने के बाद उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के गैप में खुशी कभी किसी कंपनी में जाती तो कभी किसी कंपनी में, लेकिन कई दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद खुशी को कहीं भी जॉब नहीं मिलती। तभी खुशी रास्ते से वापस आ रही होती है कि उसे एक समोसे की दुकान दिखती है। वहाँ खुशी समोसे खाती है और मन में सोचती है, इस समोसे वाले की दुकान कितनी चलती है, क्यों ना मैं भी किसी स्कूल के आसपास या कॉलेज के आसपास अपनी समोसे की स्टॉल लगाऊं। बच्चे थके होते हैं और वो 10 रुपए का समोसा तो खरीद भी सकते हैं। सही बात मेरे दिमाग में आई है, क्यों ना मैं कुछ ऐसे स्टॉल लगा लूं। मैं अपनी चाची के तानों से भी बच जाऊंगी और मैं जब पैसे कमाऊंगी तो मेरी चाची मुझे खुशी खुशी अपने घर में रखेंगी। खुशी अपने चाचा के घर पहुंचती है और दफ्तर से अपने चाचा के आने का इंतजार करती है। देर रात जब उसके चाचा घर पहुंचते हैं तो खुशी उन्हें समोसे के स्टॉल का आइडिया बताती है। तभी उसके चाचा कहते हैं, बेटा तूने सही सोचा है, लेकिन इन सब चीजों को शुरू करने के लिए पैसे चाहिए और मैं तुझे सपोर्ट भी करूंगा। और रही बात पैसों की तो तुझे पैसे भी दूंगा, लेकिन तुझे यकीन है ये काम अच्छा चलेगा? चाचा जी चिंता न करें, मेरे हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं हमेशा बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं समोसे की रेसिपी भी जानती हूँ। मैं समोसे की दुकान बहुत अच्छे से चला पाऊंगी और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और हमें बहुत प्रॉफिट होगा। अगले दिन खुशी के चाचा उसे एक अच्छा स्टॉल और समोसे की सामग्री दे देते हैं और फिर पूरा दिन लगाकर खुशी उसे तैयार करती है और शाम को बाजार में पहले दिन समोसे बेचने निकल जाती है। खुशी के समोसे बहुत टेस्टी होते हैं, जिस वजह से बाजार में खुशी के समोसे की खुशबू जगह जगह पहुंचती है और लोग उसके समोसे खाने आते हैं। पहले ही दिन उसके समोसे बहुत अच्छे बिकते हैं। खुशी के समोसे के स्टॉल में सिर्फ आलू वाले समोसे नहीं बल्कि पनीर के समोसे, मैक्रोनी के समोसे, चाउमीन के समोसे और कई वैरायटी के समोसे मिलते थे, जिस वजह से लोग उसके यहाँ समोसे खाना पसंद करते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है और कुछ दिनों बाद उसकी चाची उससे कहती है, तू तो जानती ही है बेटा, इस महंगाई के दौर में हम लोग भी अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। तेरे चाचा ने तुझे सपोर्ट किया, पैसे दिए, मैंने एक बार भी मना नहीं किया, लेकिन अब जब तू पैसे कमा रही है तो वो सारे पैसे अब मुझे दे दे, जो भी तेरे स्टॉल लगाने के खर्चे में लगे थे। जी चाची ठीक है, ये लीजिए अपने 7,000 रुपए। चाचा जी का धन्यवाद जो उन्होंने मेरा स्टॉल स्टार्ट करवा दिया, और आपका भी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। खुशी पैसे देकर अपने सर का बोझ हल्का कर लेती है और फिर शाम को अपने चाचा को भी उन पैसों के बारे में बता देती है। अरे बिटिया, तुम्हें पैसे वापस करने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुमने इतना अच्छा स्टार्टअप किया है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वाह 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 वाह,
इतना सपोर्ट भी मत करो कि पैसे भी वापस लेने के लिए मना कर रहे हो। मैंने तो पैसे ले लिए हैं। रही बात आगे के पैसों की, तो यहाँ पर रहने का भी अपना किराया देगी ये। मैं मुफ्त में नहीं रहने दूंगी और न ही मुफ्त की रोटियां तोड़ने दूंगी। मुझे पैसा मिलेगा, मैं खाना खिलाऊंगी और इसे यहाँ चैन से रहने दूंगी। कुछ दिनों तक खुशी अपना काम तो लगन के साथ करती है। रोजाना सुबह सुबह जल्दी उठकर आलू उबालती है, मसाला तैयार करती है, पूड़ियाँ बेलती है और समोसे बनाती है। और फिर अपना स्टॉल तैयार करके वो कभी कॉलेज के बाहर खड़ी होकर समोसे बेचती तो कभी स्कूल के बाहर। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। एक दिन की बात है जब वो अपनी माँ को पैसे देने के लिए गांव जाने के बारे में सोचती है और अपनी माँ से बात कर रही होती है कि तभी उसकी चाची आती है और कहती है, तुझे अगर अपनी माँ को पैसे देने हैं तो गांव में ही रुक जा और अब हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने यहाँ सारा काम हमारे यहाँ पर रहकर ही चलाया है। और अब जब तुझे यहाँ पर पैसे देने की बात आई तो तू सारे पैसे अपनी माँ को पकड़ाने की बात कर रही है। मैं तुझे यहाँ एक पल और नहीं रहने दूंगी। यहाँ रहने का किराया दे, तभी तो यहाँ पर रह पाएगी। कैसी बात कर रही हो चाची? मैं आपको सारे पैसे लौटा दिए हैं और रही बात मेरा किराया देने की, तो मैं आपको हर महीने अपने रहने और खाने पीने का किराया देती हूँ। ऐसा कब हुआ? तुमने किराया कब दिया और तुम्हें किराया देने की क्या जरूरत है? वो चाची ने कहा था तो मुझे देना पड़ा। चल मेरे घर से बाहर निकल। तू हमारे घर में आग लगा रही है और तेरी वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए मैं तुझे अपने घर में रहने नहीं दूंगी। लोग सही कहते हैं, अच्छा करो और कुएं में डालो। चली जाओ यहाँ से और अब अपना मुंह भी मत दिखाइयो। खुशी की चाची उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर पास में खड़ा उसका चाचा कुछ नहीं कर पाता और खुशी रोते रोते जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर एक नदी के पास रोने लगती है और अपनी सारी बातें बड़बड़ा रही होती है कि तभी नदी से आवाज आती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई नदी हूँ और तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे सामने आकर बैठी हो और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जी आवाज कहाँ से आ रही है? आप कौन हो? मुझे बता दो। आप मेरे सामने आ जाओ। मैं घबरा रही हूँ, मैं डर रही हूँ। कृपया करके आप मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारे सामने बह रही जादुई नदी में से आवाज आ रही है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं एक जादुई नदी हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये सोने के सिक्के, इन सोने के सिक्कों को बेचकर तुम अपने लिए एक घर खरीद लो और गांव से अपनी माँ को शहर में ले आओ और रोजाना जैसे तुम समोसे का काम करती थी वैसे ही अपना काम चलाओ। ये सोने के सिक्के तुम्हारी बहुत मदद करेंगे और जब तक तुम अपना खुद का घर नहीं खरीद लो तब तक तुम अपनी माँ को गाँव से लेकर शहर में मत आना, वरना वो तुम्हारी स्थिति देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले सोने के सिक्के बेचकर अच्छे पैसे लो, थोड़ा सेटल करके अपनी माँ को भी ले आओ, फिर अपना समोसे का काम शुरू करो। खुशी नदी की सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है और नदी के बताए हुए तरीकों को अपनाती है। सबसे पहले वो सारे सोने के सिक्के ले जाकर सुनार को बेचती है और अच्छा पैसा कमा लेती है, जिसके बाद वो गुजारा करने लायक एक घर ढूंढती है। कुछ दिनों तक वहाँ पर सेटलमेंट करती है और सारा सामान रखती है और एक हफ्ते बाद अपनी माँ को गांव से ले आती है और उस घर में ले जाती है। इतना अच्छा घर देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। अरे वाह बेटा, ये घर तूने खुद खरीदा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तूने शहर में आकर इतनी कमाई कर ली कि तूने अपना घर भी खुद खरीद लिया। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी मेरे लिए। रेखा अपनी बेटी को इतना सक्सेसफुल देखकर बहुत खुश होती है कि तभी खुशी सारी बातें अपनी माँ को बताती है। ये सारी बातें सुनने के बाद रेखा नदी का धन्यवाद करती है और अगले दिन से खुशी पहले की तरह समोसे का काम शुरू कर देती है और कॉलेज के बाहर अपने समोसे दोपहर तक लगाती है और शाम होते ही मार्केट में भी समोसे बेचती है। दोनों जगह काम संभालते संभालते खुशी बहुत थक जाती है, लेकिन उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ खुशी के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और अब वो अपना छोटा सा घर छोड़कर बड़ा घर खरीद लेती है और अपनी माँ को एक अच्छा घर देती है। खुशी और खुशी की माँ के पास अब किसी बात की कोई कमी नहीं होती। रोजाना मेहनत करके खुशी अच्छा प्रॉफिट कमाती है और उसे अच्छे से यूटिलाइज करती है और खुशी खुशी रहने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, काबिलियत हमेशा सलाम ठोकती है और खुशी के अंदर इतनी काबिलियत थी कि उसने अपने बचपन से लेकर बड़े तक इतनी मेहनत करी कि उसने अपना खुद का घर खरीद लिया और किस्मत अच्छी होने की वजह से उसे नदी का भी सहारा मिल गया। इसलिए हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। पता नहीं किसकी किस्मत में क्या लिखा हो। बहुत समय पहले की बात है। खुशीनगर गांव में सोना नाम की लड़की अपने माता पिता देवकी और राम के साथ रहती थी। देवकी और राम गांव में मजदूरी करके 4 पैसे कमाते थे। घर में गरीबी होने की वजह से दोनों अपनी बेटी को स्कूल में ना डाल सके, जिस वजह से उन्हें हमेशा ही इस बात का एहसास होता था। गांव के ज्यादातर बच्चे जब स्कूल जाते तो सोना भी स्कूल जाने की जिद करती। अपनी बेटी को ऐसे जिद करते हुए देखकर देवकी और राम की आंखें भर जाती। देवकी और राम घर में 4 पैसे मुश्किल से जोड़ पाते और इतने सारे खर्चे होने के बाद उनके पास कुछ पैसे बचते और इसी मजबूरी से दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में ना करा सके। रोजाना देवकी और राम काम के सिलसिले से सुबह निकल जाते हैं। इस बीच सोना घर में कभी गिनती गाती तो कभी ABCD पढ़ती और शाम को घर वापस आते हैं। देवकी और राम का काम स्थिर ना होने की वजह से वो कभी मजदूरी करते तो कभी तालाब से मछलियां इकट्ठी करके बेचते। एक दिन की बात है, जब कहीं पर भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो वो अपनी बेटी को लेकर एक नदी के पास बैठ जाते हैं। बेटा, जिस तरीके से हम दाना डालेंगे और मछली पकड़ेंगे, वैसे ही तुम इस टोकरी के पास बैठना और कोई भी मछली बाहर कूद ना पाए उसका ख्याल रखना। आज हमें कोई भी काम ना मिलने की वजह से यहाँ पर मछलियाँ इकट्ठी करने आना पड़ा और आज हम इन्हें बेचेंगे और इसी से हम कुछ पैसे कमाएंगे और फिर खाना खाएंगे। राम अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर मछली इकट्ठे करने बैठा होता है कि तभी उसका दोस्त रमन वहाँ पर आता है। अरे भैया राम, अगर इस तरीके से यहाँ पर बैठकर मछली पकड़ते रहे तो तुम्हें मिल गई मछलियाँ और बेच ली तुमने। रमन भैया, मैं मछुआरा तो नहीं, लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ने पर मुझे यहाँ पर आना पड़ता है और मेरे पास इतना सारा सामान कहाँ है कि मैं सारी तैयारी करके आ सकूँ। हमारे पास दाना होता है और 2 जाल होते हैं। एक जाल से मैं पकड़ता हूँ और दूसरे जाल से मेरी पत्नी। बैठे रहो यहाँ शाम तक और पकड़ते रहो मछलियाँ। मैं तो चला भैया, मैंने तो जल्दी आकर ढेर सारी मछलियाँ बीच नदी में घुसकर पकड़ ली। रमन की बातें सुनकर राम को थोड़ा बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ बैठे बैठे मछलियाँ पकड़ता है। बहुत बार जाल फेंकने के बाद भी उसके जाल में कुछ नहीं आता। तभी थोड़ी देर में रमन की पत्नी के हाथ में पकड़ा हुआ जाल भारी हो जाता है। सुनो जी, मुझे लगता है जाल में कुछ मछलियाँ आई है। क्यों ना हमें जाल निकाल कर देखना चाहिए। हो सकता है बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस गई हो, इसलिए जाल भारी हो गया। राम जाल बाहर निकालता है तो उसमें ढेर सारा कूड़ा बाहर आता है। तभी सोना कहती है, पिताजी, हम इन जंगलों से सब्जियां तोड़कर भी तो बेच सकते हैं ना। ढेर सारी सब्जियां हैं यहाँ पर। माँ और मैं सब्जियां तोड़ लेते हैं और अगर आपको मछलियाँ मिले तो आप मछलियाँ भी ले आना। कह तो तुम ठीक रही हो बेटी, लेकिन जंगल में ऐसे ही तो सब्जियां नहीं उग गई। ये जरूर किसी की होगी और अगर उस इंसान ने हमें सब्जियां तोड़ते हुए देखा तो हमारा बहुत मजाक बना देगा। इसलिए सिर्फ मछलियों पर ध्यान दो। हमारी किस्मत में होगा तो हमें आज खाने को मिलेगा। घर में गरीबी होने के कारण राम मछलियाँ फंसने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद फिर से जाल भारी होता है और राम खुश हो जाता है। लगता है जी आपके जाल में मछली फंस गई, तभी आप खुश हो। अरे देवकी, जल्दी आओ जल्दी आओ, आज तो लगता है बहुत सारी मछलियाँ फंस गई। इस बार राम के जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसी होती है। राम जैसे ही जाल को बाहर निकालता है उसमें ढेर सारी छोटी मछलियाँ फंसी होती है। राम मछलियों को लेकर अपने परिवार के साथ उन्हें बेचने मार्केट में पहुंच जाता है। छोटी मछलियाँ होने की वजह से लोग उन मछलियों को लेने उसकी दुकान पर नहीं आते। पूरे बाजार में हर दुकानदार के पास ग्राहक होते हैं, लेकिन राम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता है। तभी सोना अपना दिमाग दौड़ाती है और कहती है, मछली ले लो, मछली बढ़िया बढ़िया ताजी मछली। छोटी छोटी मछली के पकोड़े खाने का स्वाद ही अलग है। आओ और इन्हें ले जाओ अच्छे और सस्ते दामों में।
अरे बेटा, हम आवाज लगा रहे हैं तो तुम आवाज क्यों लगा रही हो? अच्छे और सस्ते दाम पर तुमने अपने पिताजी से एक बार भी पूछा कि हम किस दाम पर मछली बेच रहे हैं? देवकी सोना को डांट रही होती है, लेकिन तभी उनके पास एक ग्राहक आता है और कहता है, मुझे 1 किलो मछली दे दो। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे पकोड़े बनाने के लिए मछलियाँ चाहिए। 1 किलो मछली 400 रुपए की है साहब। 1 किलो मछली और 400 रुपए की, ये तो बहुत महंगी दे रहे हो। मैं तुम्हें 1 किलो मछली के 300 रुपए दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, वरना मैं चला। अरे नहीं नहीं अंकल, आपको बिना मछली दिए हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। और आप नाराज क्यों होते हो? 300 रुपए ही दे दो, हम खुशी खुशी आपको मछलियाँ दे देते हैं। सोना अपनी बातों से ग्राहकों को मना लेती है। राम मछली पैक करके दे देता है और ग्राहक चला जाता है। अरे वाह मेरी बिटिया, तूने तो आज अच्छा दाम लगवा दिया। मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं 400 रुपए लगाऊंगा, लेकिन ग्राहक को चाहिए थी इसलिए मैंने 400 लगा दिए, वरना ये मछलियाँ तो 300 रुपए की ही है। हमें हमारी मेहनत की पूरी कमाई मिल गई और हमें कोई घाटा भी नहीं हुआ। माँ, अब जाकर बाकी दुकानदारों से कुछ सब्जियाँ खरीद लो। अब जब हमारे पास कुछ पैसा हो ही गया तो हम कुछ खा पी कर सोएंगे। देवकी खुश होकर कुछ सब्जियाँ खरीद लेती है और घर पहुंचकर सबके लिए खाना बनाती है और सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रोजाना राम और देवकी नया काम ढूंढते और उन्हें जो भी काम मिलता वो काम करते। इस बारी फिर से उन्हें मजदूरी का काम नहीं मिलता और फिर वो उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, आज फिर से हमारा साथ दे देना, क्योंकि हमारे पास घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं सुला सकता। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा जो मैं अपनी बेटी पर करूँगा। इसलिए आपसे मेरी एक इच्छा है कि आप हमें आज कुछ मछलियाँ फिर से दे देना, ताकि हम उन्हें बेचकर कुछ खा पी सके। राम भगवान को याद करता है और फिर से मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है। तभी नदी में से आवाज आती है, राम, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो और तुम कभी भी ये काम करना पसंद नहीं करते जब तक तुम्हारी कोई मजबूरी ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ तब आते हो जब तुम्हें कोई भी काम ना मिले, वरना तुम यहाँ रोज मछुआरों की तरह आकर मछलियाँ पकड़कर आसानी से बेच सकते हो। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कभी भी इन मछलियों को बेवजह नुकसान नहीं पहुँचाया और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है और आप कौन हो? मेरे सामने तो आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। ये नदी जिसमें तुम मछलियाँ पकड़ रहे हो, मैं वही बोल रही हूँ। ये लो, मैं तुम्हें कुछ बीज देती हूँ। इन बीजों को अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में इन्हें उगाओ। इसमें तुम्हें तरह तरह की सब्जियों के बीज मिलेंगे और हर बीज से तुम्हें कुछ न कुछ बेचने को मिल ही जाएगा। क्या सच में आप हमारी मदद करना चाहती हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? हम रोजाना मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने तभी आते हैं जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता। राम उन बीजों को लेकर अपने परिवार के साथ घर पहुँचता है और अपने आंगन में उन्हें बो देता है। कुछ दिनों तक उनमें पानी डालता है और कुछ दिनों बाद ही वहाँ ढेर सारे पौधे उग जाते हैं और उनमें सुंदर चमकीली सब्जियां उग जाती है। इतनी चमकदार सब्जियां देखकर राम और उसका परिवार बहुत खुश होता है। राम सब्जियों के बड़े होते ही उन्हें बेचता है। बाजार में सबकी सब्जियों में से राम की सब्जियां बहुत सुंदर दिखती है और बहुत अच्छी चमकदार होती है। ये सब देखकर राम के दुकान के पास बहुत ज्यादा ग्राहक इकट्ठे हो जाते हैं। राम ये सब देखकर बहुत खुश होता है और राम अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रोजाना इसी तरह सब्जियां बेचता है। धीरे धीरे सब्जियां बेचते बेचते राम के पास ढेर सारा पैसा हो जाता है। मैं दिल से जादू नदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने आज हमारी बहुत मदद करी। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया। अब हम अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा भी सकेंगे। क्या सच में पिताजी, मैं सभी लड़कियों की तरह स्कूल में पढ़ने जा सकूंगी? अरे वाह, मेरी तो मौज हो गई। मैं भी अब स्कूल में जा सकूंगी और पढ़ लिख सकूंगी। देखना पिताजी, मैं आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ने लिखने जा सकेगी और वो हमारा नाम रोशन करेगी। नदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें इतनी सारी खुशियाँ मिली है तो सिर्फ नदी की वजह से। उन्होंने हमें सब्जियों के बीज दिए और एक सही राह दिखाई और वो बीज भी जादुई बीज थे जो इतनी जल्दी उग गए।
ऐसे ही धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सोना सभी लड़कियों की तरह स्कूल में पढ़ने लिखने लगती है और समय के साथ साथ सोना स्कूल में एडजस्ट कर लेती है और पढ़ाई भी मन लगा कर करती है। वहीं दूसरी तरफ सोना के माता पिता सब्जियों का अच्छा व्यापार करने लगते हैं और उनकी सब्जियां शहर तक ट्रक में लोड होकर पहुंचती है, जिससे राम और देवकी को बहुत मुनाफा होता है। और धीरे धीरे राम अपने छोटे से घर को बड़ा घर बना लेता है और अब राम के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। राम के पास अब हर वो चीज होती है जो उसे चाहिए थी। राम अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। राम के लिए अगर सबसे अच्छी बात थी तो ये कि उसकी बेटी स्कूल में पढ़ने जाने लगी, जो उसका और उसकी पत्नी का सपना था। सोना भी अपने स्कूल में बहुत खुश होती है और रोजाना बच्चों के साथ स्कूल पढ़ने जाती है। इस तरह राम का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।